हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रांजल प्रताप सिंह और आज हम अपनी एरे सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमारा ऑपरेशंस वाला फेज चल रहा है जिसके अंदर हम ढेर सारे ऑपरेशंस के बारे में समझ रहे हैं एंड आज हम सॉर्टिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एक एरे के अंदर सॉर्टिंग कैसे होती है। सो लेट्स जस्ट नॉट वेस्ट टाइम एंड स्टार्ट विद इट। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक सॉर्टिंग एंड एरे। सो इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं। एक एल्गोरिथम होता है बहुत पॉपुलर, बबल सॉर्ट के बारे में हम इसमें समझने वाले हैं कि क्या होता है और उसका इंट्यूशन क्या है, कैसे उस एल्गोरिथम को बिल्ड किया जाता है फ्रॉम द स्क्रैच, वो हम समझने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। तो हमें याद है कि यार हमने कुछ ऑपरेशंस पिछले वीडियोस में कवर कर लिए थे, जैसे कि एक्सेसिंग एलिमेंट्स, मॉडिफाइंग, इटरेटिंग थ्रू द एरे, फाइंडिंग द लेंथ, सर्चिंग फॉर एन एलिमेंट, जिसमें हमने लीनियर सर्च के बारे में समझा था। और फिर आज का जो मेन हमारा टॉपिक है वो सॉर्टिंग एंड एरे है। तो मैं कुछ रिकैप करवाता हूँ पिछले वीडियोस का कि हमने सॉर्टिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन सी सॉर्टिंग टेक्निक्स एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। फिर हमने लीनियर सर्च के बारे में समझा था कि लीनियर सर्च क्या होती है। हमने इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में समझा था कि लीनियर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे वर्क करती है, उसके बारे में काफ़ी इन डेप्थ डिस्कशन किया था। अगर आपको वो वीडियो चेकआउट करना है तो आप प्रीवियस वीडियो पे जाके चेक कर सकते हो, मास्टर एरे डेटा स्ट्रक्चर सीरीज़ के अंदर, जिसका मैं लिंक यहाँ पे ऊपर दे दूंगा, ठीक है। तो हमारा पहला सवाल यहाँ पे बनता है कि व्हाट इज़ सॉर्टिंग एनीवे। तो सॉर्टिंग एक इंग्लिश का शब्द है जिसमें कि उसका मतलब होता है कि कैटेगराइज करना। मतलब कि हम ये भी बोल सकते हैं किसी चीज़ को कैटेगराइज करना, दैट मीन्स सॉर्टिंग। हम ये बोल सकते हैं कोई चीज़ किसी फैशन में है या फिर किसी ऑर्डर में है, उसने कोई ऑर्डर मेंटेन किया हुआ है तो उसको सॉर्टिंग कह सकते हैं। किसी चीज़ को क्लासीफाई करना, क्लासिफिकेशन, उसको भी सॉर्टिंग बोला जाता है, बिकॉज उसमें भी कोई ना कोई कैटेगराइजेशन होता है या फिर कोई ना कोई ऑर्डर आ जाता है क्लासीफाई करने में। तो जब चीज़ों को क्लासीफाई किया जाता है तो इट्स ऑल्सो सॉर्टिंग। किसी चीज़ को ग्रुप में रखना, सिमिलर ग्रुप्स में, अगर मैं किसी चीज़ को ग्रुप में रख देता हूँ वो सिमिलर टाइप की हैं तो वो भी एक तरीके का सॉर्टिंग जैसा ही हो जाएगा, जो क्लासिफिकेशन का अल्टरनेटिव भी है। तो तुमने एक फ्रूट बास्केट तो ज़रूरी देखा होगा जिसके अंदर बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं। तो ये एक फ्रूट बास्केट है, इसके अंदर सारे मिक्स्ड फ्रूट हैं और कोई ऑर्डर नहीं है इनका स्टोर करने का, मतलब कि सारे के सारे फ्रूट्स इसके अंदर ऐसे ही स्टोर्ड हैं रैंडमली, ठीक है। तो रैंडम कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स हुआ है यहाँ पे, कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई फ्रूट एक ही टाइप का है, सब कुछ अलग अलग मिक्स फॉर्म में रखे हुए हैं, ठीक है। तो एक फ्रूट बास्केट हुई। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जिसमें कि, तो इस वाले एग्जांपल में देखोगे तुम कि जितनी भी बास्केट्स हैं यहाँ पे सब किसी ऑर्डर में है। यहाँ पे ग्रेप्स जैसे कि एक ऑर्डर में रखे हैं, कैरेट्स एक ऑर्डर में है, यहाँ पे कॉर्न्स या फिर एग प्लांट, ये सब कुछ एक ऑर्डर में है, ठीक है। तो सिमिलर फ्रूट्स जो भी हैं वो सब साथ में रखे हुए हैं एक ऑर्डर फैशन में। तो यहाँ पे एक एनालॉजी आपको समझ में आई होगी कि यार यहाँ पे ऑर्डर्स की बात क्या हो रही है, कलेक्शंस की बात क्या हो रही है, सिमिलर टाइप की चीज़ें होती हैं उनके बारे में थोड़ा समझ रहे हैं यहाँ पे। अब इस एग्जांपल में देखो कि दीज पीपल आर अरेंज इन ऑर्डर। अब ये एक एज वाले ऑर्डर में हैं स्टोर। तो यहाँ पे तुम देखोगे यार यहाँ पे ये सारे लोग हैं, ये एक एज के ऑर्डर में अरेंज्ड हैं, मतलब कि यहाँ पे एज 3 है, 8 है, 14 है और लास्ट में 65। तो सब एक एज से अरेंज्ड हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो एज बढ़ती चली जा रही है, तो उस ऑर्डर में सारे लोग अरेंज हैं। तो इसमें क्या ऑर्डर है यहाँ पे, ऑर्डर बाय एज इन अ इंक्रीजिंग ऑर्डर वेयर एज इज इंक्रीजिंग। थोड़ी थोड़ी एज बढ़ती चली जा रही है तो उस ऑर्डर में सब इंक्रीज हैं। अच्छा, इस वाले फोटो में देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे दे आर नॉट अरेंज्ड बाय एज नेसेसरली। यहाँ पे ऐसा नहीं कि वो एज से अरेंज है, यहाँ पे वो हाइट से अरेंज है, मतलब सबसे छोटी हाइट फिर उससे बड़ी, सबसे लास्ट में सबसे बड़ी हाइट है। तो यहाँ पे क्या ऑर्डर हुआ, हाइट, जिसमें वो हाइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो अब हम ऑर्डर को समझते हैं। ऑर्डर देखो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो इंक्रीजिंग होने वाला है या डिक्रीजिंग होने वाला है। इंक्रीजिंग को असेंडिंग बोलते हैं, डिक्रीजिंग को डिसेंडिंग बोलते हैं। और कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे आते हैं जिसमें असेंडिंग या डिसेंडिंग या फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं बोलते हैं, उसको नॉन डिक्रीजिंग या नॉन इंक्रीजिंग भी बोला जा सकता है। असेंडिंग को नॉन डिक्रीजिंग बोला जाता है जिसमें कि वो डिक्रीज नहीं कर रहा है, मतलब कि असेंड कर रहा है। डिसेंडिंग को नॉन इंक्रीजिंग बोलते हैं, मतलब कि वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वो नॉन इंक्रीजिंग हुआ। तो यहाँ पे कुछ केसेस समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे केस 1 एजेस का है। एजेस नाम की एक एरे है जिसमें ये सारे एलिमेंट्स स्टोर्ड हैं। तो तुम इन एलिमेंट्स को देखोगे तुम्हें कोई इसमें एज सच कोई ऑर्डर नहीं मिलेगा। 25 है, फिर 16 है, 65 आ गया, फिर 3 आ गया, 33। तो ना ही ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना ही ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो उसमें कोई ऑर्डर नहीं है, ये रैंडम है और जस्ट कलेक्शन ऑफ नंबर्स ही है। एक एरे है, कलेक्शन ऑफ नंबर्स, कोई ऑर्डर नहीं मिला, सारे सारे रैंडम है। यहाँ पे केस 2 में जो तुम देखोगे कि ये वाली एरे है ना, इसके अंदर 3, 16, 25, 33, 65, तो सारे नंबर्स बढ़ते हुए जा रहे हैं, मतलब सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, तो ऐसे सारे नंबर्स इंक्रीज कर रहे हैं। केस 1 में जैसे कि था कि इसमें कोई ऑर्डर नहीं था, उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स रैंडम थे, जस्ट अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स था। यहाँ पे उल्टा हो रहा है थोड़ा, यहाँ पे ऑर्डर मिल गया हमें, एक ऑर्डर फाउंड है कि इंक्रीज ऑर्डर में है यहाँ पे।
रैंडम नहीं है, यहाँ पे सॉर्टेड है, हर चीज़ एकदम सॉर्टेड ऑर्डर में रखी हुई है। जस्ट अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स नहीं है, यहाँ पे सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखा हुआ है, ठीक है। तो ये इन दोनों केसेस में फ़र्क है। नाउ यू नो हाउ टू आइडेंटिफाई कि क्या सॉर्टेड एरेज होती हैं या फिर सॉर्टेड ऑर्डर क्या होता है अल्टीमेटली। सो वी कैन से फ्रॉम केस 2 दैट एन अरे इज सॉर्टेड व्हेन इट फॉलोज सम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फैशन। मतलब कि हम ये कह सकते हैं केस 2 से कि एरे सॉर्टेड तब होती है जब या तो वो इंक्रीज हो रही हो या तो वो डिक्रीज हो रही हो, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं हमें पहचानने के लिए कि एरे हमारा सॉर्टेड है या नहीं है। तो आज का हमारा जो मेन मुद्दा है वो आ गया है कि हाउ टू सॉर्ट एन एरे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। किसी एरे को इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे सॉर्ट किया जाता है। तो हम एक नेचुरल इंट्यूशन बिल्ड करने वाले हैं पहले कि कैसे नेचुरली अगर कोई इंसान कर रहा होता तो उसको कैसे सॉल्व करता। तो नेचुरली वी वुड पिक द लार्जेस्ट एलिमेंट एंड पुट एट द एंड। मतलब नेचुरली अगर तुम ऐसा कुछ कर रहे होते, तुम्हें कुछ नंबर्स पकड़ा दिए जाते हैं, फिर तुम्हें कोई आइटम्स पकड़ा दिए जाते, तो तुमसे बोला जाता कि इसको किसी ऑर्डर में अरेंज करना है, लेट्स से इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में तुम किसी चीज़ को कैसे अरेंज करते कि तुम सबसे बड़ा पिक करते और सबसे लास्ट में उसको पुट कर देते। जिस भी लाइन में रखना है उसको सबसे बड़ी चीज़ को उठाते हैं लास्ट में। स्कूल की असेंबलीज़ में ऐसा होता था कि जो सबसे टॉलेस्ट बच्चा होता था उसको बोल दिया जाता था कि तुम लास्ट में चले जाओ, है ना। तो जितने भी टॉल बच्चे होते थे उनको बोला जाता था कि तुम सबसे लास्ट में जाओ। सेकंड टॉलेस्ट होता उसको बोलते थे कि सेकंड लास्ट में जाओ। थर्ड टॉलेस्ट होता था उसको बोलते थे थर्ड लास्ट में जाओ। तो ऐसे हम सबसे हाईएस्ट जो यहाँ पे क्वांटिटी है उसको बोलते हैं लास्ट में चले जाओ। ये एक नेचुरल ऑर्डर है जो हम फॉलो करते हैं। तो अपना 0th स्टेप, जो पहला स्टेप है यहाँ पे क्या हुआ कि हमने लार्जेस्ट एलिमेंट को पिक किया एंड बोला गो एट द लास्ट, कि लास्ट में जाओ, ठीक है। लास्ट में जो भी खड़ा है उससे पोजीशन को स्वैप कर लो। बेसिकली लास्ट में जाओ और उसके साथ अपनी पोजीशन स्वैप कर लो। लास्ट में भी क्या पता सबसे छोटा बच्चा खड़ा हो तो उससे तुम अपनी पोजीशन स्वैप कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे लार्जेस्ट एलिमेंट जो हमने पिक किया उसको हमने 16 के साथ स्वैप करा दिया, बिकॉज 65 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन ऑल दी एलिमेंट्स। हमने पहले ही चेक कर लिया था कि वो हाईएस्ट एलिमेंट है या नहीं है, तो यहाँ पे वो स्वैप हो जाएगा। फिर सेकंड स्टेप में क्या हुआ कि एक और हमें लार्जेस्ट एलिमेंट, मतलब ये 65 तो अपनी पोजीशन पे आ चुका है ऑलरेडी। अब हम दूसरा लार्जेस्ट ढूंढ रहे हैं कि लार्जेस्ट कौन सा है। तो 33 यहाँ पे लार्जेस्ट है इस टाइम पे सबसे। अब मैं बोलता हूँ लार्जेस्ट गो टू द लास्ट, सबसे लास्ट में जाओ। अब सबसे लास्ट में वो गया और उसको देखा कि यार लास्ट में तो ऑलरेडी 65 जैसा नंबर है जो कि मेरे से बहुत बड़ा है ऑलरेडी। मतलब 65 इज़ देयर एंड इट इज़ इंक्रीजिंग, बट वी हैव समवन हेयर लार्जर देन 33। हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जो लार्जर देन 33 है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको 65 से जस्ट पहले खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि दैट पोजीशन विल बी लाइक गुड की सॉर्टिंग के लिए तो हमें यही चाहिए ना। अब सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है तो लार्जेस्ट से जस्ट पहले ही आएगा, यही सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है ना हमारा। तो हम ये बोल रहे हैं हाउ अबाउट हेयर, लाइक इस पोजीशन पे ले आते हैं ना उसको। तो 33 इज ऑल। अब बाकी एलिमेंट्स तो ग्रेटर ही है ये तो सेकंड लार्जेस्ट है तो यहाँ पे आ सकता है वो। इट कैन रिप्लेस 3 वहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में 3 यहाँ पे पहुँच गया। अब मुझे क्या चाहिए, अगला सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट। बचे ये दोनों सॉर्टेड हो चुके हैं, ठीक है, रेड वाले हैं ये सॉर्टेड है। अब मुझे अगला जो एलिमेंट चाहिए लार्जेस्ट वो 25 मिला। फिर से मैंने बोला लास्ट में जाओ। लास्ट में गया, ऑक्यूपाइड है वो वाली पोजीशन ऑलरेडी, उससे बड़ा नंबर है वहाँ पे ऑलरेडी। मैं उससे पहले आया, अब उससे पहले वाली पोजीशन पे भी एक बड़ा नंबर है, नहीं जा सकते वहाँ पे। देन व्हाट वी विल डू, उससे भी पहले आएंगे। अब 16 वाली पोजीशन पे जा सकते हैं। 16 के साथ ये पोजीशन स्टार्ट कर लेगा कि लाओ मैं 16 वाली पोजीशन पे चला जाता हूँ। अब फोर्थ स्टेप में क्या हुआ, ये तीनों तो सॉर्ट हो चुके हैं, अपनी पोजीशन पे आ गए हैं। अब अगला सबसे बड़ा नंबर क्या है, अगला सबसे बड़ा नंबर है 16। अब ये लार्जेस्ट है, ये लास्ट में जाने का ट्राई करेगा कि लास्ट में चलो मेरे को भेजा जा रहा है क्योंकि मैं लार्जेस्ट हूँ। लास्ट में इसको पता चला अरे यार मेरे से बड़ा भी ऑलरेडी है वहाँ पे कोई, उससे पहले देखा ऑलरेडी यहाँ पे कोई बड़ा है, उससे भी पहले ऑलरेडी कोई उससे बड़ा है। तो फिर नाउ इट कैन स्टे इट्स ओन पोजीशन, क्योंकि यार वो राइट पोजीशन पे ही है ऑलरेडी अपने आप से, तो इसी पोजीशन पर उसको आना भी चाहिए था, ठीक है। फिर अगले स्टेप में जाएंगे। अब कौन लार्जेस्ट बचा है, अब 3 लार्जेस्ट है, बचे हुए नंबर्स में बात कर रहा हूँ। अब इन नंबर्स में सिर्फ 3 बचा है लार्जेस्ट। अब मैं 3 से बोल रहा हूँ कि जाओ लास्ट में जाओ क्योंकि तुम सबसे बड़े हो, मतलब अभी कंसिडरेशन में तुम सबसे बड़े हो। तो वो लास्ट में जाता है, चेक करता है अरे 65 मेरे से भी बड़ा है तो नहीं जा सकता मैं। उससे वाली पहले वाली पोजीशन 33 ऑलरेडी बहुत बड़ा है, 25 के साथ यही चेक करेगा, 16 के साथ भी ये प्रॉब्लम आएगी। देन रियलाइज़ होगा कि यार वो ऑलरेडी अपनी राइट प्लेस पे है और उसको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। देन वी रियलाइज कि यार वी काइंड ऑफ सॉर्टेड दिस होल एरे बाय पुशिंग द हाईएस्ट एलिमेंट एट द बैक। हमने सबसे हाईएस्ट एलिमेंट्स को पिक किया, लास्ट में भेजा एंड इससे मैंने पूरी एरे को सॉर्ट कर दिया। अगर मैं नेचुरली किसी को बोलता ही करने के लिए तो वो शायद कुछ ऐसा ही करता। तो हमने एक छोटा सा एल्गोरिथम जैसे बिल्ड कर लिया यहाँ पे। पिक द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द एरे, सबसे बड़ा एलिमेंट पिक करो। देन क्या करते हैं हम, वी ट्राई टू पुट एट द लास्ट पोजीशन, हम उसको सबसे लास्ट पोजीशन पे पुट करने का ट्राई करते हैं। इफ द लास्ट पोजीशन इज नॉट लार्जर देन आर एलिमेंट, मतलब कि जो हमने एलिमेंट पिक किया है अभी, अगर लास्ट वाला एलिमेंट उससे बड़ा ना हो
क्योंकि जब सॉर्ट हो जा रहे थे वो ऑलरेडी, तो लास्ट एलिमेंट कहीं ना कहीं बड़ा भी निकल सकता था, हमने देखा था। एल्स वी चेक इफ एनी अदर पोजीशन बिफोर लास्ट इज अवेलेबल, नहीं तो हम चेक करते थे कि लास्ट वाले से पहले कोई पोजीशन अवेलेबल है तो वहाँ पे पुट कर देंगे। तो दिस इज व्हाट वी वर ट्राइंग टू डू, एंड ये नेचुरल सॉर्टिंग जो मेथड होता है वो बता रहा हूँ तुम्हें, जो आप नॉर्मल लाइफ में करते हैं, ठीक है। सो यार लेट्स बिल्ड एन एल्गोरिथम आउट ऑफ दिस, कि अभी हमने जो ऊपर देखा क्या हम उससे कोई एल्गोरिथम बिल्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो समझ के देखते हैं इस बार। तो हमें क्या करना है कि अरेंज दिस पीपल बाय इंक्रीजिंग हाइट। अब मुझे क्या करना है, जैसे ये लोग हैं यहाँ पे, अब मुझे क्या करना है कि इनको एक हाइट से अरेंज करना है, कि सबसे जो बड़ी हाइट है वो सबसे लास्ट में आएगी, मतलब अभी सबसे पहले पहुँचेगी। मान लो यहाँ पे एक गेट है, एंटर हेयर, तो यहाँ पे शर्त यहाँ पे ये है, कंडीशन ऐसी है कि जो सबसे ज़्यादा हाइट वाला बंदा है वो सबसे पहले क्रॉस करना चाहिए यहाँ से, ठीक है। अज्यूम कर लो कि गेट है, सबसे ज़्यादा हाइट वाला बंदा सबसे पहले क्रॉस करेगा उसको, ठीक है। एंड वी हैव टू डू समथिंग लाइक दिस। तो नेचुरली हम इसको कैसे करते हैं, अब हम वो समझने वाले हैं यहाँ पे। तो अब एक्चुअल रियल वर्ल्ड में क्या करते हैं, रियल वर्ल्ड में कुछ हम ऐसा कर सकते थे कि यार ये वाला बंदा है ना, इसको सबसे लास्ट में जाना है। मान लो ये मान के चल रहा है कि मैं सबसे बड़ा हूँ इस टाइम पे लाइन पे, और मुझे गेट को सबसे पहले क्रॉस करना है। कि सबको पता है ये चीज़ कि जो सबसे टॉलेस्ट है वो सबसे पहले क्रॉस करने वाला है, तो हर कोई अपने आप को टॉलेस्ट समझ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे लेट्स से कि ए है, जो पहले बंदा खड़ा है, ये समझता है कि मैं सबसे टॉलेस्ट हूँ तो मुझे आगे जाना चाहिए, है ना। तो ये ए बी से पूछेगा, ए आस्क्स बी, मतलब ये वाला बंदा इस वाले बी से पूछेगा कि एम आई टॉलर देन यू, क्या मैं ए बी से टॉलर हूँ, बी से पूछ रहा है वो। तो यहाँ से जवाब क्या मिलेगा, ए। अच्छा ये यहाँ पे देख लो, आई मतलब ए, मतलब जो यहाँ पे कंसिडर है, जो बंदा पूछ रहा है यहाँ पे, टॉलर कंपैरिजन हो रहा है, देन यू मतलब जिससे वो पूछ रहा है अपने आगे वाले से। ए अपने आगे वाले बी से पूछ रहा है एम आई टॉलर देन यू, और इनकी हाइट क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी। जैसे हम कंपेयर करेंगे कि क्या ए बी से बड़ा है, ए की हाइट कितनी है 160, बी की हाइट कितनी है 50, तो डेफिनेटली ए ज़्यादा बड़ा है। तो बोलेगा कि यार तुम आगे क्या कर रहे हो, मुझे आगे जाने दो, क्योंकि प्रायोरिटी यहाँ पे क्या चीज़ को दी जा रही है कि मुझे टॉलेस्ट सबसे पहले निकलना चाहिए। तो ए बोलेगा मुझे बी की पोजीशन में जाना है, बी से बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बी सेज कि हाँ यू आर टॉलर देन मी, तो मेरे से लंबे हो, ये वाला बी बोल रहा है कि तुम मेरे से लंबे हो। ए मूव फॉरवर्ड इन लाइन, तुम लाइन में आगे बढ़ जाओ। तो ये दोनों अपनी पोजीशंस को स्वैप कर लेंगे कि यार चलो ठीक है, मैं बी की पोजीशन पे जाता हूँ, मैं ए की पोजीशन पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों आपस में पोजीशन स्वैप कर लेंगे। अब देखो कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि बी की जहाँ पे ए था वहाँ पे बी आ गया है और ए यहाँ पे आ गया है। तो ए को अभी भी चल मची हुई है, वो कह रहा है यार मैं तो सबसे लंबा, मुझे लास्ट में जाना है, ठीक है। तो ए क्या करेगा, ए सी से पूछ रहा है एम आई टॉलर देन यू, ए सी से पूछना है एम आई टॉलर देन यू, वही सवाल ए ग्रेटर देन सी। तो यहाँ पे क्या आएगा 160 इज ग्रेटर देन सी, मतलब कि ये ए वाले की हाइट ज़्यादा है सी वाले से। तो वो बोलेगा हाँ यू आर टॉलर देन मी, मूव फॉरवर्ड इन लाइन, चलो यार तुम ठीक है मेरे से लंबे हो, तुम आगे चले जाओ। स्वैप कर ली पोजीशन इन्होंने। आप देखो यार यहाँ पे इन दोनों ने पोजीशन स्वैप कर ली, ए अब और आगे आ गया, ए अपनी सी वाली पोजीशन पे आ गया, ठीक है। अब फिर वही सवाल, ए को अभी भी लग रहा है कि वो सबसे लंबा है। ए अब आगे वाले से पूछ रहा है, अपने जो नेबर खड़ा है साब लाइन में उससे पूछ रहा है कि हे डी, मतलब ये ए डी से बोल रहा है, हे डी एम आई टॉलर देन यू, क्या मैं तुमसे लंबा हूँ इस टाइम पे। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है ए की हाइट और डी की हाइट में। ए की हाइट 160 है, डी की 175, तो डेफिनेटली इज नॉट टॉलर दिस टाइम। तो डी बोलता है नहीं भाई, नो यू आर नॉट टॉलर देन मी, डू नॉट मूव फॉरवर्ड इन लाइन, आगे लाइन में बढ़ भी मत जाना, तुम मेरे से छोटे हो यहाँ इस टाइम पे। तो नाउ डी नोज कि यार हाँ मैं सबसे बड़ा हूँ, मतलब एटलीस्ट मैं बड़ा हूँ इस वाले से, तो मतलब मैं भी ट्राई कर सकता हूँ चीज़ें। तो डी अब अपने आगे वाले से पूछने वाला है कि हे ई, मतलब अब अपने आगे वाले से ई, अब डी अपने आगे वाले से पूछ रहा है कि डी आस्क ई एम आई टॉलर देन यू, डी अब ई वाले से पूछ रहा है कि मैं तुमसे लंबा हूँ। एंड दिस कंपैरिजन हैपेंस कि डी की हाइट ई से बड़ी है या नहीं है। तो डी की हाइट तो 175 है, ई की हाइट 130 है। तो यहाँ पे ट्रू निकल के आ रहा है कि हाँ यार डी ई वाले से बहुत टॉल है। तो यस यू आर टॉलर देन मी, ई बोल रहा है मूव फॉरवर्ड इन लाइन, तुम मेरे से भी आगे चले जाओ यार। देन डी आगे चले जाता है ई से, देखो अब डी यहाँ पे आ गया। तो टॉलेस्ट वन एट द गेट, मतलब कि सबसे लास्ट में आ चुका है डी, अब ये सबसे टॉलेस्ट वन है यहाँ पे और गेट के पास भी खड़ा है, मतलब कि दिस इज द पर्सन जो सबसे टॉल था पूरे इस लाइन के अंदर। एंड ये क्या कर सकता है, अब ये इस गेट को क्रॉस करके उस साइड जा सकता है, ठीक है। ये गेट को क्रॉस कर सकता है, मतलब ये ऐसे क्रॉस करके यहाँ चला जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली ये सबसे टॉलेस्ट है, तो ये तो अपनी पोजीशन पे आई है, ही डोंट नीड एनी मोर सॉर्टिंग, अब तो वो अपनी सॉर्टेड ऑर्डर में है, तो वो एक तरीके से गेट को क्रॉस कर लेता है। तो यहाँ पे उसने डी ने गेट को क्रॉस कर लिया, अब वो सॉर्ट हो चुका है।
अब ये बाकी लोग आपस में लड़ने वाले हैं कि भाई कौन लंबा ज़्यादा है। तो वही सवाल फिर से वापस से चालू होने वाले हैं। तो इस बार फिर से बी से चालू होने वाले हैं स्टार्टिंग से। बी सी से पूछेगा कि भाई क्या मैं तुमसे लंबा हूँ। बी आस्क्ड सी क्या मैं तुमसे लंबा हूँ। एम आई टॉलर देन यू। बी इज ग्रेटर देन सी। नहीं, ऐसा नहीं है, बी छोटा है यार सी से। तो यहाँ पे तो कुछ स्वैप नहीं होने वाला है। सी भी बोल देगा नो यू आर नॉट टॉलर देन मी, डू नॉट मूव फॉरवर्ड इन लाइन, लाइन में आगे मत बढ़ना। तो सी कह रहा है यार चलो ठीक है, मेरे से तो छोटा है, मतलब कि मैं चांस मार सकता हूँ आगे जाके, क्या पता मेरे से भी छोटे लोग हों, मैं एटलीस्ट आगे पहुँच जाऊँ थोड़ा। तो अब सी सवाल पूछने वाला है ए से, अपने आगे वाले से। हे सी, लाइक वो पूछ रहा है ए एम आई टॉलर देन यू। लाइक सी ए से पूछ रहा है यहाँ पे क्या मैं तुमसे टॉल हूँ। सी ग्रेटर देन ए। यहाँ भी फॉल्स हो गया कि यार नहीं, तुम मेरे से टॉल तो नहीं हो। नो यू आर नॉट टॉलर देन मी, डू नॉट मूव फॉरवर्ड इन लाइन, मतलब कि सी यार आगे नहीं जा सकता, सी से लंबा भी है कोई आगे। तो अब ए को चांस मिल गया कि यार ठीक है यार, अब मैं दादागिरी कर सकता हूँ, मुझे आगे चेक करने दो कि क्या मेरे से कोई लंबा है या नहीं है। तो ए आस्क्स ई। ए अब ई से पूछ रहा है एम आई टॉलर देन यू ई। ई क्या मैं तुमसे टॉलर हूँ। तो ए की हाइट 160 है, ई की हाइट 130 है, तो ए डेफिनेटली टॉल है ई से। तो ये दोनों पोजीशन स्वैप कर लेंगे कि वो कहता है मुझे आगे आने दो, मैं ज़्यादा लंबा हूँ। यस यू आर टॉलर देन मी, मूव फॉरवर्ड इन लाइन। तो इन दोनों की पोजीशन स्वैप हो जाएगी। तो ई और ए ने पोजीशन स्वैप कर ली एंड ए को रियलाइज हुआ यार वो तो गेट के पास पहुंच गया है, रीच द गेट। अब ये टॉलेस्ट है इन सब में, तो अब वो क्या कर सकता है, गेट को क्रॉस कर सकता है आराम से। तो ए ने गेट को क्रॉस कर लिया एंड कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई। अब ये दोनों सॉर्टेड हैं, ठीक है, और उसी ऑर्डर में सॉर्टेड है जिस तरीके से होना भी चाहिए था। सबसे बड़ी हाइट फिर उससे छोटी हाइट, ठीक है। अभी 3 बचे हैं, अब इन 3 को आपस में देखना है कि भाई कौन ज़्यादा लंबा है। तो अब बी सी से सवाल करने वाला है, वही पुराना सवाल कि एम आई टॉलर देन यू। बी सी से पूछ रहा है क्या मैं तुमसे टॉल हूँ। क्या बी सी से टॉल है, नहीं है, दिख भी रहा है हमें यहाँ से। तो नहीं, यू आर नॉट टॉलर देन मी। सी बोल रहा है तुम मेरे से लंबे तो नहीं हो, तुम आगे नहीं जा सकते हो। फिर यही सवाल अब सी ई से पूछने वाला है। सी आस्क्स ई एम आई टॉलर देन यू। यहाँ से भी ना मिलेगा कि भाई तुम मेरे से टॉल तो नहीं हो। ई इज़ नॉट, सी इज़ नॉट टॉलर देन ई, तो आगे नहीं बढ़ना है। तो अब इससे ये तो कन्फर्म हो गया कि यह जो ई है ऑलरेडी डोर पे खड़ा था ये, एंड यही सबसे टॉलेस्ट होने वाला है। तो ई अब क्रॉस करके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो गेट पर खड़ा था, लास्ट एलिमेंट था एंड उसके आगे तो कंपेयर कर नहीं सकता किसी से, वही लास्ट है, तो वो क्रॉस कर गया। अब सिर्फ 2 एलिमेंट्स बचे हैं, बाकी ये तीनों तो अपने ऑर्डर में आ चुके हैं, दे आर द टॉलेस्ट वंस राइट नाउ। तो अब बी सी से सवाल पूछ रहा है कि यार एम आई टॉलर देन यू। सी अब बी फिर से सी से पूछ रहा है कि मैं तुमसे टॉल हूँ। सवाल वही, जवाब भी वही, नो यू आर नॉट टॉलर देन मी। बी सी से टॉल तो नहीं है, तो सी कहेगा भाई तुम मेरे से लंबे नहीं हो, तुम आगे नहीं जा सकते। और हम ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये सी ऑलरेडी गेट पे ही खड़ा है, अब इसके आगे तो कंपेयर कर नहीं सकता किसी से सी, तो सी भी अपना गेट क्रॉस करके यहाँ पे आ जाएगा। अब कौन बचा, सिर्फ बी बचा हुआ है, अगले पोजीशन पे आए हम। तो बी भी अब किससे कंपेयर करेगा कि कोई है नहीं, तो बी ऑलरेडी एक डोर है, तो अब ये भी क्रॉस करके यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें रियलाइज़ हुआ कि यार हमने हर एक को गेट को क्रॉस करवा दिया, हमने हर एक को इस सॉर्टिंग गेट से क्रॉस करा दिया, जिसमें कि अब सारे के सारे लोग अपने हाइट ऑर्डर में हैं, सबसे छोटी हाइट फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, ऐसे करते करते सब अपनी हाइट में अरेंज हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक बहुत ही नेचुरल तरीका समझा। हर इंसान अपने नेबर से बोल रहा था कि भाई क्या मैं तुमसे लंबा हूँ, क्या मैं तुमसे लंबा हूँ, अगर मैं लंबा हूँ तो मैं आगे जा सकता हूँ। तो अल्टीमेटली इससे जो सबसे लंबा इंसान होता था वो सबसे लास्ट में पहुँच जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद वाला सेकंड जो सबसे लंबा इंसान होता था वो कहीं ना कहीं कोशिश करता था कि मैं सबसे आगे पहुँच जाऊँ। फिर थर्ड जो लार्जेस्ट बंदा है वो पूछता था कि यार मैं लंबा हूँ, क्या मैं आगे जा सकता हूँ। तो ऐसे करते करते हर एक इंसान अपने पोजीशन के हिसाब से आगे आता रहा और एक ऑर्डर में लग गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस एग्जांपल। तो यहाँ पे हमारी की ऑब्जर्वेशंस क्या हैं। ईच पर्सन आस्क्स इट नेबर। हर इंसान अपने नेबर से पूछता है कि यार इफ दैट एलिमेंट इज बिगर देन मी, क्या तुम मेरे से लंबे हो, क्या तुम मेरे से लंबे हो। तो मतलब कि हर एक पर्सन या फिर हर एक एलिमेंट अपने नेबर वाले एलिमेंट से पूछता है कि मैं तुमसे लंबा हूँ, क्या मैं तुमसे बड़ा हूँ क्वांटिटी में, एंड फिर हमें उस हिसाब से कोई रिस्पॉन्स मिलता है। इफ़ करंट एंटिटी इज़ लार्जर, जिस एलिमेंट पे हम खड़े हैं, जिस करंट एंटिटी से हम कंपेयर करवा रहे हैं, अगर वो बड़ी है तो टुवर्ड्स द एंड मूव करती चली जाती है। और ये मूव कैसे कर पा रही है, स्वैपिंग विद द स्मॉलर वन। लेट्स से कि मैं ith पोजीशन पे खड़ा हूँ और मेरा नेबर यहाँ पे jth पोजीशन पे है। अगर मैं i और j के पूछ रहा हूँ कि यार इज i ग्रेटर देन j, और अगर ऐसा हो जाता है कि i j से डेफिनेटली बड़ी है, i अगर j की पोजीशन पे चली जाएगी तो i आगे मूव कर रही है ना। तो दिस इज हाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड इन द एरे। इससे हम अपने एलिमेंट्स को आगे मूव करवा रहे हैं, है ना। तो एक और हम ड्राई रन कर लेते हैं एक एरे के साथ में, क्योंकि हमने अभी एनालॉजीज वाले एग्जांपल तो समझ लिया। अब हम एक रियल एरे के साथ समझते हैं कि चीज़ें वर्क कैसे करती हैं, ठीक है। तो उसके अंदर एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन तुमने अगर ध्यान दिया होगा कि हर एक एलिमेंट
जब भी हम आगे भेजते हैं, जैसे अब याद है कि हम डोर यूज़ कर रहे थे, एक डोर जैसी चीज़, तो जो एलिमेंट सॉर्ट हो जा रहा था, मतलब कि सबसे बड़ा एलिमेंट होता था, वो डोर के आगे चला जाता था। डोर के आगे जाने का मतलब कि वो सबसे बड़ा है, सॉर्ट हो चुका है ऑलरेडी, अब उसको सॉर्टिंग में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो प्रोसेस बार बार हो रहा था। हम एक इंसान को पिक कर रहे थे, फिर उसको सबसे कंपेयर करा रहे थे, एंड वो सबसे जो भी बड़ा होता था वो एंड में पहुंच जाता था। फिर मैं उस रेंज पे थोड़ा छोटा कर रहा था कि अब मैं एक और एलिमेंट पिक कर रहा हूँ, मैं फिर से उसका आगे चेक करा रहा हूँ, फिर से सबसे बड़ा आ रहा है, वो और निकल जाता है आगे। तो ऐसे करते करते जो रेंज है हमारी वो छोटी होती चली जाती है। एक रेंज है जो हमारी यहाँ पे सर्चिंग स्पेस है, वो थोड़ा थोड़ा छोटा होता चला जाएगा विद टाइम, है ना। हर कंपैरिजन के साथ में वो स्पेस थोड़ा छोटा होता चला जा रहा है। ये की ऑब्जर्वेशन है जो अभी थोड़ी और समझ में आएगी आगे। तो अब हम अपना एल्गोरिथम बिल्ड कर रहे हैं, तो याद करो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट चीज़ क्या थी? कंपैरिजन। सबसे ज़्यादा हमने क्या किया यहाँ पे? कंपैरिजन्स किए। तो कंपैरिजन्स कैसे काम कर रहे थे? जैसे कि इंडेक्स जैसे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 1 2 3 4 ठीक है, और ये सारे एलिमेंट्स हैं। हर एलिमेंट अपने नेबर से कंपेयर हो रहा था, जैसे कि ये इससे हो रहा है, ये वाला इससे, है ना। हर एक एलिमेंट अपने नेबर से कंपेयर कर रहा था, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे जे है, जे किससे कंपेयर करेगा? J+1 से। मतलब कि ये वाला याद करो, एक ए है, ये बी है, सी है, ए बी से पूछ रहा था, बी सी से पूछ रहा था, ऐसे करके कुछ हो रहा था, ठीक है। तो जे J+1 से पूछ रहा है, फिर जे यहाँ पे आगे बढ़ जा रहा है, फिर जे J+1 से। तो ऐसे करके अपने आगे वाले नेबर से हम पूछ रहे हैं कि भाई क्या तुम मेरे से लंबे हो, क्या तुम मेरे से लंबे हो, ऐसा वाला सवाल, ठीक है, या फिर मैं तुमसे लंबा हूँ यहाँ पे। तो इफ़ यू ऑब्जर्व यहाँ पे जब हम लास्ट में पहुँच जाते थे, जैसे ये याद है वो डोर पे कोई इंसान खड़ा हो जाता था, क्या डोर के आगे कंपेयर करने के लिए कुछ बचता है? मतलब कि जैसे कि मैं यहाँ पे जे पे खड़ा हूँ इस 4th इंडेक्स पे, इसके आगे मैं J+1 चेक करना चाहता हूँ, तो क्या मुझे कोई कंपेयर करने के लिए क्वांटिटी मिलेगी? नहीं ना। तो मतलब कि मुझे इस लास्ट क्वांटिटी पे नहीं जाना है कभी भी, उससे एक पॉइंट पहले ही जाना है मुझे, ताकि मुझे एक एलिमेंट आगे भी मिले कंपेयर करने के लिए। अगर मेरे पास सिर्फ एक एलिमेंट होगा लेट्स से, तो वो तो ऑलरेडी सॉर्टेड है ही, उसके आगे कोई एलिमेंट अगर है नहीं तो वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो इसी रीज़न की वजह से हम उसको आगे भेज देते हैं इन द सॉर्टेड ऑर्डर, कि भाई अब मेरे से आगे तो कोई है ही नहीं, मैं तो ऑलरेडी सबसे बड़ा था, आगे आते आते सबसे लास्ट में आ गया हूँ, और मेरे से कोई आगे नहीं तो सबसे बड़ा तो मैं ही हूँ। तो ये एक इंट्यूशन है। तो J+1 अगर ये J लास्ट में है और इसके आगे J+1 हमने चेक करने की कोशिश करी, एक तो एरर आएगा, और डेफिनेटली ये लॉजिकल भी नहीं है कि आगे कोई है ही नहीं तो मैं क्यों चेक कर रहा हूँ। तो अब हमारा कंपैरिजन वाला जो भी सिंटैक्स था उसका हम समझते हैं कि वो बिल्ड कैसे होगा। इफ़ नंबर्स J इज ग्रेटर देन नंबर्स J+1, ऊपर जो चीज़ हम कर रहे थे, इफ़ नंबर्स J इस अपने आगे वाले से बड़ा है या नहीं है, ये कंपेयर कर रहे हैं। सेम चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी इफ़ स्टेटमेंट के अंदर। एंड अगर मैं इसको वही इंग्लिश वाला स्टेटमेंट जो हमने ऊपर लिखा था एग्जैक्टली वही है, आई जो कि ये वाला नंबर है, टॉलर कंपैरिजन देन यू, ये वाला नेवर, एम आई टॉलर देन यू, मतलब कि जो मैं करंट एलिमेंट है आई, टॉलर जो कंपैरिजन है, देन यू आगे वाला डा। एक इंसान अपने आगे वाले से पूछ रहा है कि मैं तुमसे टॉलर हूँ क्या? अगर जवाब हाँ आ रहा था कि हाँ भाई तुम टॉलर हो मेरे से पोजीशन स्वैप कर लो, तो हमने क्या किया, यहाँ पे पोजीशन स्वैप कर ली। और पोजीशन स्वैप कौन करता है? टॉल गाय विद द स्मॉल गाय। टॉल गाय मतलब जो पहले वाले एलिमेंट खड़ा है जिस पे हम खड़े हुए इस टाइम पे, वो उसके आगे वाले से स्वैप कर लेता है पोजीशन, कि तुम छोटे हो आगे पीछे आ जाओ, मैं लंबा हूँ मैं आगे चला जाऊँगा, ठीक है। सो दिस इज मूविंग फॉरवर्ड। अब यही आगे भी बढ़ रहा है, पता कैसे? क्योंकि जे वाला जो गाय है, मतलब Jth गाय इज मूविंग एट द प्लेस ऑफ J+1, मतलब कि जे वाला J+1 की पोजीशन पे जा रहा है, टॉल गाय अपने आगे वाली पोजीशन पे जा रहा है, स्वैप कर रहा है, तो इसीलिए वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। अगर मुझे इस इफ़ स्टेटमेंट का जवाब ना मिलता कि अगर यार तुम टॉलर नहीं हो, तो हम क्या बोल रहे थे? नहीं तुम आगे लाइन नहीं जा सकते, तो हम जे को आगे बढ़ा देंगे, पोजीशन स्वैप नहीं हो रही है, जे आगे चला जाएगा, जे J+1 पे चला जाएगा अगले इंसान के लिए जो कंसीडर कर रहे थे हम, ठीक है। तो मुझे ये एक रेंज में करना था, है ना। तो अगर मुझे इसके लिए पूरा स्टेटमेंट लिखना होता फॉर लूप के थ्रू, फॉर लूप J से स्टार्ट हो रहा है, J इज इक्वल्स टू 0, बीच में क्या आएगा हम समझेंगे अभी, क्यों आएगा कैसे आएगा उसके बारे में बिल्डअप करेंगे। J आगे बढ़ता चला जा रहा है, आई नो कि J तो आगे बढ़ ही रहा था धीरे धीरे करके, लास्ट तक उसको जाना ही है। एंड इफ़ नंबर्स J इज ग्रेटर देन नंबर्स J+1, ये वाली हमारी यही कंडीशन है कि अगर वो टॉलर है तो उसको स्वैप कर दो, नहीं तो कुछ करना ही नहीं है हमें, ठीक है। तो ये फॉर लूप बन रहा है इसका, बीच में क्या आएगा क्यों आएगा वो हम डेप्थ में समझने वाले हैं। तो इस वाले पोर्शन में हम समझने वाले हैं फिगरिंग आउट वेयर टू मूव आर लूप्स। तो अब हम समझने वाले हैं जो हमारे लूप्स हैं वो मूव कैसे करेंगे, उनको कैसे मूव कराना है, ठीक है। तो अभी हमने जैसे एनालॉजी फॉलो करी थी, उसी एनालॉजी को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे वही वर्कआउट करने वाले हैं कि ये सारे आपस में कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में J इज इक्वल्स टू 0, मतलब कि स्टार्टिंग में पहला एलिमेंट यहाँ वाला
ये अपने आगे वाले से पूछने वाला है कि इफ़ 10 इज ग्रेटर देन 5, क्या ये इससे बड़ा है? 10 इज ग्रेटर देन 5, इफ़ हाँ बड़ा है तो स्वैप इट। स्वैप कर दिया मैंने दोनों को, ये दोनों स्वैप हो गए थे यहाँ पे, ठीक है, 5 10 आ गया। एंड जे प्लस प्लस, जे देखो 0 से स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, अब जे प्लस प्लस हुआ तो क्या हुआ, जे इज टू 1 हो गया। अब जे इज टू 1 हुआ, अगले स्टेप में आए, अब हम पूछ रहे हैं जे यहाँ पे, ठीक है, जे इज टू 1, क्योंकि ये नहीं आ रहे हैं ना हमारी स्वैप होने के बाद। तो अब ये वाला दिस एलिमेंट ग्रेटर देन आगे वाला एलिमेंट, मतलब जे प्लस 1 से बड़ा है क्या वो? इज 10 ग्रेटर देन 8? हाँ अभी भी बड़ा है, स्वैप कर देना है। तो अब नई एरे क्या हो जाएगी, इन दोनों को स्वैप करने के बाद 10 और 8 को, 8 10 ऐसा आ गया, ठीक है, 10 आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब जे प्लस हो रहा है, जे कहाँ पे आ गया, 2 पे आ गया, 0 1 2, मतलब कि जे यहाँ पे खड़ा है और अब इस वाले एलिमेंट से कंपेयर करने वाला है। इफ़ 10 इज ग्रेटर देन 3, इफ़ 10 इज ग्रेटर देन 3 ऐसा है, इट इज़, देन वी कैन स्वैप देम। तो अब 10 यहाँ पे आ जाएगा, इस वाली पोजीशन पे आ जाएगा, तो नीचे आ भी गया। एंड जे प्लस प्लस, जे 2 पे था, अब जे प्लस प्लस होकर क्या आ गया, जे 3 पे आ गया, है ना, जे 3 पे आ गया। तो 0 1 2 3, फिर से 10 ही कंसिडरेशन में है इस टाइम पे। इफ़ जे, मतलब जो पोजीशन है करंट हमारी, ग्रेटर देन 7, क्योंकि थर्ड पे है ना जे हमारा, 3 पे तो स्वैप हो क्या ही गया 10 अभी, तो फिर से वही 10 से पूछ रहे हैं हम कि 10 आगे वाले से पूछ रहा है, एम आई ग्रेटर देन यू, 10 इज लेस ग्रेटर देन 7? अगर हाँ ऐसा है तो स्वैप कर दो उनको, जो कि स्वैप हो भी जाएंगे। सी 10 7 से स्वैप हो गया, अब 7 और 10 ऐसा आ गया, ठीक है। जब ये स्वैप हो गया तब फिर से हमारा जे प्लस प्लस हुआ, जे प्लस प्लस होकर 4 पे आ गया। अब मुझे यहाँ पर रुक जाना चाहिए, स्टॉप कर दिया, क्यों? क्योंकि यार यहाँ पे हम खड़े हैं ना, यहाँ पे, एंड मैंने बताया था कि इस पोजीशन के आगे कोई जे प्लस 1 है ही नहीं, तो मैं कंपेयर कैसे करूँगा, कोई कंपेयर करने के लिए है ही नहीं। एंड ऑलरेडी मैंने बताया था कि अगर कोई चीज़ इस गेट पे खड़ी है, ये गेट, ये समझ लो तुम गेट है इस टाइम पे, ठीक है, जो हमने गेट यूज़ किया था। अगर कोई चीज़ ऑलरेडी गेट पे खड़ी है तो फिर इट इज़ ऑलरेडी सॉर्टेड, उसके आगे तो कुछ है ही नहीं। तो 10 काइंड ऑफ स्टैंड्स ऑन द गेट, यहाँ पे वो गेट पे खड़ा हुआ, तो वो अपनी सॉर्टेड पोजीशन पे ऑलरेडी पहुँच गया है, तो हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो अब हमें आगे मूव करना ही नहीं है। क्यों, कैसे? यहाँ पे देखो ये 4th पे खड़े हैं जैसे कि हम, अब मैं 4th के आगे किससे कंपेयर करूँ, मतलब 7 को अगर मैं किससे कंपेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, किसी से नहीं करा सकता। तो ये स्टेप 1 था, अब स्टेप 2 के समझते हैं, इसके जस्ट आगे क्या होगा। अब ये स्टेप 2 आ गया, अब ये वाली एरे जो हमारी 10 को लास्ट में ले आई थी, अब यही एरे मैं यहाँ पे नीचे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। जे इज इक्वल्स टू 0, स्टार्टिंग में जे इज इक्वल्स टू 0 ही है। अब वो ये वाला नंबर इससे कंपेयर कर रहा है, इस 5 ग्रेटर देन 8, नहीं 5 8 से बड़ा तो नहीं है, तो स्वैप नहीं करना है, पर जे तो आगे मूव करने वाला है। जे 0 पे था, जे प्लस प्लस हुआ, जे आगे आ गया, अब जे इज इक्वल्स टू 1 पे आ गए हम, ठीक है। ये वाली हमारी करंट एरे, जो मतलब डू नॉट स्वैप के बाद वाला भी जो यही स्टेप है, सेम एरे अभी आ गई, जो स्वैप नहीं हुआ। अब जब जे इज इक्वल्स टू 1 है, तो मतलब कि 0 1 2 3 4, तो जे हमारा 1 पे इस टाइम पे खड़ा हुआ है, यानी कि 8 पे। अब वो पूछ रहा है 8 अपने आगे वाले से, जे प्लस 1 से, एम आई ग्रेटर देन यू, 8 क्या ग्रेटर देन 3 है? हाँ है यहाँ पे, अगर है तो स्वैप कर दो उनको। हमने इनको स्वैप कर दिया, तब हमें ये मिल गया। अब स्वैप करने के बाद हम जे को आगे बढ़ा देंगे, जे 1 पे था, अब कहाँ पे आ गया, 2 पे आ गया, जे मूव्स टू 2, जे हमारा 2 पे आ गया है, तो अब हम सेकेंड वाले नंबर पिक करेंगे, मतलब कि 8 को, यहाँ पे 0 1 2, 2 पे 8 है ना, तो 2 को कंपेयर कराएंगे हम अगले वाले से, जे प्लस 1, मतलब कि 3 के साथ। 8 इज ग्रेटर देन 7, क्या ऐसा है? हाँ ऐसा है, अगर ऐसा है तो स्वैप कर दो उनको। तो मैंने 8 वाली पोजीशन पर 7 ले आया और 7 वाली पोजीशन पे 8 ले गया, मतलब कि ये कुछ ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। फिर जे प्लस प्लस, जे को आगे बढ़ा दो, अब जे कहाँ पे आ गया, 3 पे आ गया। एंड यू रियलाइज कि हमारा विंडो, जैसे मैं बता रहा था, याद करो कि यार ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, ये तो गेट के आगे चला गया, ये हमारा गेट है, गेट के आगे जा चुका है ऑलरेडी 10, इसको तो सॉर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं 3 के आगे 3 पे पहुँच गया हूँ, तो 3 पे मुझे आगे कंपेयर करने के लिए कुछ मिलेगा नहीं ना। तो फिर दिस इज़ आर पॉइंट जहाँ पे हमें ब्रेक कर जाना चाहिए कि यार अब आगे नहीं जाना है, दिस इज़ द लास्ट पॉइंट, आगे कंपेयर करने के लिए कोई है ही नहीं। और इसका मतलब ये भी है कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ गेट पे एकदम, तो मैं सबसे बड़ा होऊंगा इन द पास्ट, मतलब कि जितने भी एलिमेंट्स थे पहले 8 इस टाइम पे गेट पे खड़ा हुआ है, 8 इज लार्जेस्ट अमंग ऑल ऑफ देम। तो 2 एलिमेंट हमारे सॉर्ट हो चुके हैं यहाँ पे, तो 2 एलिमेंट हमारे यहाँ पे सॉर्ट हो चुके हैं। तो अब रेंज देखो क्या हुई है, थोड़ी श्रिंक हो रही है, 0 to 2, अब हमें 0 to 2 के अंदर ही देखना है। इससे पहले हमने क्या देखा, तो यहाँ पे 0 to 3, मतलब कि इससे पहले 0 to 3 वाली रेंज चल रही थी नीचे यहाँ पे ये वाली, अब देखो 0 to 2 बची है, जो कि यहाँ पे देखो कंटिन्यू होने वाली है अगले स्टेप में 0 to 2 वाली रेंज। तो स्टेप 3 पे अब हम आ चुके हैं, जे हमारा फिर से 0 से स्टार्ट होने वाला है, जे अपना जे प्लस 1 से कंपेयर करेगा, मतलब कि 0 अपने आगे वाले इंडेक्स से 1 वाले इंडेक्स से कंपेयर करने वाला है। तो यहाँ पे जे खड़ा है, जे प्लस 1 से कंपेयर करा, 5 इज ग्रेटर देन 3, हाँ है, तो स्वैप कर दिया उनको।
3 यहाँ पे आ गया, 5 यहाँ पे आ गया, ये हमारी नई एरे है, ठीक है। जे प्लस प्लस हुआ, मतलब जे 0 से बढ़ के 1 पे आ गया। अगले कंपैरिजन की बारी कि अब जे यहाँ पे खड़ा हुआ है इस वाले पोजीशन पे, अब 5 7 से पूछ रहा है, जे प्लस 1 से पूछ रहा है कि क्या 5 7 से बड़ा है, 5 7 से बड़ा तो नहीं है, तो फिर डू नॉट स्वैप। फिर से जे प्लस प्लस हुआ, अब जे कहाँ आ गया, जे 2 पे आ गया। फिर से वही गेट वाली कंडीशन कि यार गेट पे खड़ा हूँ, अब आगे कोई कंपेयर करने के लिए बचा ही नहीं है, तो कोई कंपेयर करने के लिए है नहीं, तो जस्ट ब्रेक इट, यहाँ से ख़त्म। और अगर मैं गेट पे खड़ा हूँ, मतलब कि मैं ही सबसे टॉलेस्ट हूँ यहाँ पे, तो 7 ही इसमें टॉलेस्ट था इस टाइम पे, एंड इतना सेक्शन सॉर्ट हो गया हमारा। अब कितनी रेंज बची है, 0 to 1 वाली रेंज बची है, जिसके अंदर मुझे चेक करना है, जो गेट के क्रॉस नहीं कर पाए उतने लोग बचे हुए, ठीक है। तो स्टेप 4 पे आ चुके हैं हम, जे इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से स्टार्ट होने वाली चीज़ें। तो जे इज इक्वल्स टू 0 कंपेयर करेगा अगले अपने जे प्लस 1 से कि इफ़ 3 इज ग्रेटर देन 5, या 3 5 से ग्रेटर है, एंड विच इज़ फॉल्स कि यार 3 ग्रेटर देन 5 तो नहीं है, डू नॉट स्वैप, ये ऑलरेडी अपनी पोजीशन पे है। बट जे प्लस प्लस तो होने ही वाला है, जे प्लस प्लस हुआ एंड जे यहाँ पे आ गया। फिर से वही गेट वाली कंडीशन, अब इसके आगे तो कोई है नहीं जे प्लस 1, इस वाली पॉइंट के आगे तो है नहीं कोई एलिमेंट, तो फिर और कोई है एलिमेंट बट यू कैन नॉट कंपेयर इट, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में ही है और ये गेट है हमारा। तो जे जब 1 पे आ चुका है तो अब आगे कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है हमारा, और ये जो हमारा लास्ट एलिमेंट था दिस इज़ ऑलरेडी इन सॉर्टेड ऑर्डर, तो ये हमारे इतने एलिमेंट सॉर्ट हो चुके हैं अभी तक। तो स्टेप 4 पे ही आके हमारी कहानी खत्म भी हो जाती है, क्योंकि यार अब देखो यहाँ पे सिर्फ 3 बचा हुआ था, ठीक है। अब 3 ऑलरेडी एक तरीके से गेट पे खड़ा होगा, जब ये चीज़ लाइन आगे मूव करेगी यहाँ पे आके, है ना, जब ये लाइन यहाँ पे आके मूव करेगी तो अब कंपैरिजंस पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कोई कंपेयर करने के लिए बचे नहीं 3 के लिए। 3 तो ऑलरेडी सिंगल एलिमेंट, और सिंगल एलिमेंट हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में ही होता है, वो आगे कंपेयर कर नहीं सकता, तो इट्स द लार्जेस्ट एंड इट कैन क्रॉस द गेट, मतलब कि अब ये आगे एक तरीके से गेट के निकल गया। अब ये इस सॉर्टेड वाले ऑर्डर में आ चुका है, ये पूरा 3 5 7 8 10 पूरे सॉर्ट हो चुके हैं पूरी तरीके से, ठीक है। तो स्टेप 5 हुआ ही नहीं इसमें, तो स्टेप 4 तक ही रहा, क्योंकि अब इसके पास कंपेयर करने के लिए कोई बचा नहीं है। तो हम थोड़ा रेंजेस के बारे में समझते हैं। स्टेप 1 में क्या हुआ था, जे इक्वल्स टू 0 से लेके जे इज लेस देन 4 तक जा रहे थे हम, ठीक है। और स्टेप 2 में क्या था, 0 से लेके 3 तक गए। थर्ड स्टेप में 0 से लेके 2 तक गए हम। फिर 4 स्टेप में क्या हुआ था, 0 से लेके जे इज लेस देन 1 तक, और स्टेप 5 तो हुआ ही नहीं, क्योंकि जे 0 से लेके जे लेस देन 0, यार ये तो कंपेयर करने के लिए कुछ बचेगा नहीं यहाँ पे। तो इसमें हमने ध्यान दिया कि 5 एलिमेंट्स जब थे हमारे पास, तो स्टेप्स सिर्फ 4 ही हुए हैं, ठीक है। हमारे स्टेप्स सिर्फ 4 हुए हैं, क्योंकि हमारे पास 5th स्टेप में कुछ कंपेयर करने के लिए जो जे प्लस 1 एलिमेंट होता है वो बचा ही नहीं था यहाँ पे। तो साइज यहाँ पे क्या था, n था। स्टेप्स कितने लगे हमारा, 4, विच इज n-1, मतलब कि n अगर हमारा 5 था तो हमारे स्टेप्स कितने लगे यहाँ पे, n-1। तो यहाँ पे n5 था। अब हम यहाँ पे जो स्टेप्स हैं उनको स्टेप्स ना बोल के पासेस बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो i लिखा है मैंने, इट इज़ पास ओनली, ठीक है, पास हम i से डोनेट कर रहे हैं। तो हमारे नंबर ऑफ पासेस कैसे डिसाइड हो रहे थे, i इज इक्वल्स टू 0 से लेके i इज लेस देन n-1, और n-1 कहाँ से आया, यहाँ से देखा था हमने कि n-1 कैसे वर्क करता है, क्योंकि पासेस एक कम ही रहते हैं, क्योंकि हमारा लास्ट में एलिमेंट बचता नहीं कंपेयर करने के लिए, तो पासेस एक पॉइंट पहले ही रुकना पड़ता है हमें। तो i इज इक्वल्स टू 0 से लेके i लेस देन n-1, इसका मतलब क्या है कि यार हमारे जो पासेस हैं वो n-1 से लेस पे, मतलब कि n-1 से पहले ही ख़त्म हो जाने चाहिए, क्योंकि हमारे पास कंपेयर करने के लिए आगे कुछ बचेगा ही नहीं। ये हमने ऊपर अभी तक देख लिया था डोर वाले एग्जाम्पल से, कि डोर के लास्ट पे खड़े होकर अब आगे कुछ बच नहीं रहा था। तो n-1 जो n-1 वाली पोजीशन होती है उसके लिए बात हो रही है यहाँ पे। तो वहाँ पे रेंज क्या बनती थी हमारी कंपेयर करने के लिए, मतलब कि हमारा पहला पास था, तो पहले पास में हमने क्या किया था, 0 से लेके लास्ट तक जा रहे थे, 0 से लेके हम लास्ट तक जा रहे थे, मतलब कि 4th पॉइंट तक जा रहे थे, है ना। तो पास 2 की स्टोरी यहाँ पे क्या है, पास 2 में देखो i इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट किया मैंने, एंड i इज लेस देन 4 तक, मतलब मेरा पास अगला आ गया ना, पहला पास हो गया, दूसरा पास हो गया, तीसरा पास हो गया, ऐसे पासेस बढ़ते चले जा रहे हैं हमारे। तो दूसरे वाले पास में हमारी रेंज क्या है, थोड़ी सी श्रिंक हो रही, जैसे कि हमारे याद करो कि रेंज श्रिंक हो रही थी कंपेयर करने की, यहाँ भी कंपेयर करने की रेंज 0 से 3 तक हो गई जे के लिए। अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो कि जे क्या था, तो यार याद करो जे हमारा यही था कि हम किस रेंज में कंपेयर कर रहे थे। यहाँ पे जो जे हम बना रहा मूव कर रहा था ना, ये वाला पहले फिर इतना, तो जे की रेंज कम होती चली जा रही थी फॉर एवरी पास, हर पास के साथ जे का रेंज कंपैरिजन करने के लिए छोटा होता चला जा रहा था। तो वही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जब पास 2 आया, मतलब या फिर i इक्वल्स टू 1 आया, तब जे की रेंज और छोटी हो गई। तो जब पास 3 आया, i इज इक्वल्स टू 2 से लेके i इज लेस देन 4, तब जे की रेंज हमारी और भी छोटी हो गई, है ना। फिर तो जब हमारा पास नंबर 4 आया, तो i इज इक्वल्स टू 3 से लेके i इज लेस देन 4,
इसमें तो जे सिर्फ एक ही एलिमेंट के लिए बचता था लास्ट में, याद करो जब लास्ट वाली कंडीशन पे आ गई थी हमारी फोर्थ वाली पे। पास नंबर 4 पे क्या हुआ कि अब हमारी रेंज और छोटी हो गई है, तो जे हमारा और भी छोटा हो गया अब हमारे कंपैरिजन करने का जो स्पेस बच रहा था। तो अगर मैं फिफ्थ पास पे जाता तो क्या होता, आई 4 पे आ चुका होता। एंड यू नो कि अगर मैं इस वाली सिचुएशन में खड़ा होता कहीं पे कि मुझे यार यहाँ से आगे भी कोई कंपेयर करवाने होते, तो वो तो चीज़ पॉसिबल ही नहीं थी ना। तो इसीलिए फिफ्थ पास पे हम गए ही नहीं थे। तो मतलब i इक्वल्स टू 4 यहाँ पे एंड हो जाएगा, इसके आगे हमें कंपेयर नहीं कराना है। दिस इज द एंड पॉइंट फॉर द पासेस। तो अभी हमने जितना पासेस के बारे में समझा, थोड़ा बहुत स्टेप्स के बारे में थोड़ा अंदाज़ा लगा होगा। तो हर स्टेप के अंदर कंपैरिजन्स हो रहे हैं, ये श्योर हो गया। तो मतलब कि जो हमारा नंबर ऑफ पासेस है इसके लिए खुद का एक लूप होना चाहिए, क्योंकि हर पास के अंदर कंपैरिजन्स ढेर सारे हो रहे थे, है ना। तो फॉर ईच पास जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है और n-1 तक जा रहा है। n-1 क्यों? क्योंकि मैंने बताया था ना लास्ट एलिमेंट से पहले रुकना है हमें। तो इन्हीं पासेस की हेल्प से तुम्हें एक ऑब्जर्वेशन बिल्ड करना पड़ेगा यहाँ पे कि हमारा जो आई था, लेट्स से कि यार वो इस रेंज में काम कर रहा है ना, 0 से लेके 4 के बीच में, ठीक है, n-1 तक। तो n-1 तक वो वर्क कर रहा है, मतलब कि इतने नंबर ऑफ पासेस होने वाले हैं हमारे। तो जे की रेंज में उसमें कुछ वैरी हो रही थी। तो यार ये आपस में कैसे कनेक्टेड है, लेट मी एक्सप्लेन यू। तो जब हमारा i इक्वल्स टू 0 था, जे हमारा 0 से लेके 4 तक जा रहा था, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक वो कंपेयर कर रहा था, है ना। i इक्वल्स टू 0 के लिए जे इज लेस देन 4 तक जा रहा था 0 से। फिर क्या हुआ, जब हमारा i प्लस प्लस हुआ, अगले पास के लिए आया, मतलब कि i1 यहाँ पे आ गया, तो हमारा जो जे है ना उसकी रेंज कम हो गई। मतलब कि जो हमारा गेट यहाँ पे हुआ करता था वो यहाँ पे आ गया। तो जे की रेंज अब सिर्फ इतनी रह गई है, जे 1 पॉइंट कम हो गया, i 1 पॉइंट बढ़ गया। फिर क्या हुआ, पास नंबर 3 पे जब हम आए i इज इक्वल्स टू 2 पे, तो अब i हमारा बढ़ गया, पास बढ़ गया, तो जे की रेंज भी कम हो जाएगी ना, क्योंकि इसने 2 नंबर तो सॉर्ट कर ही लिए होंगे अभी तक, हम मान के चल रहे हैं। तो हमारा गेट जो यहाँ पे एग्जिस्ट करता था वो अब यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, ये दोनों नंबर सॉर्टेड हैं। तो 0 से 2 तक हमारी रेंज बची है जे के लिए, 0 से 2 तक। सिमिलरली जब पास नंबर 4 की बारी आई, मतलब i हमारा जब 3rd पे पहुँच गया, व्हेन i इज इक्वल्स टू 3, तब हमारा रेंज और छोटा हो गया, मतलब ये गेट शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गया। तो ये गेट शिफ्ट होकर हमारा यहाँ पे आ गया 0 से लेके 1 के बीच में, 0 से लेके 1 तक। ये हमारा पास नंबर 4 था। अगर मैं पास नंबर 5 पे जाता, मतलब कि इसको i इक्वल्स टू 4 पे ले जाता और जे की रेंज और छोटी हो जाती, तो कुछ यहाँ पे 0,0 की बात हो रही थी, 0,0 के बीच में रेंज में, जिसमें कि कोई एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट बचा ही नहीं। 0,0 तो वो एक ही एलिमेंट हुआ, तो कंपेयर करने के लिए कुछ बचा ही नहीं हमारे पास यहाँ पे। तो इसलिए हम n-1 पे रुक रहे हैं और j कनेक्ट हो रहा है i से। कैसे? जितना हम i बढ़ाते चले जा रहे हैं उतना हमारा j छोटा होता चला जा रहा है, -1 -1 उस तरीके से हो रहा है। तो हम छोटा सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जो कि हमने यहाँ पे लूप छोड़ा था, जिसके लिए j वाला रेंज हम डिसाइड कर रहे थे कि j वाली रेंज कैसे बढ़ेगी। इसको समझने के लिए हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जल्दी से। तो इस वाले लूप के लिए जो हम डिसाइड करने वाले थे कि यार वो किस रेंज में कैसे जाएगा, तो उसके लिए हम एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। n इक्वल्स टू 5 एरे है, इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, तो मतलब कि n-1 कितना हुआ, 4 हुआ हमारा। तो हमारे पासेस भी इसी से डिसाइड हो रहे थे, जो हम पास तो डिसाइड कर लिए हमने यहाँ से कि पास की रेंज ये होने वाली है n-1, मतलब 0 से n-1 तक हमारे पास जाने वाले हैं। तो फिर अब उसके अंदर जो ये j का है रेंज, वो कैसे डिसाइड होगा। i 0 से लेके 4 तक जा रहा है, नंबर जो पासेस है वो 4 है। अब उसके अंदर रेंज हमें याद है कि j की श्रिंक हो रही थी। तो पहली बार तो j ऑब्वियसली पूरे सारे एलिमेंट्स पे कंपेयर करने वाला है, उसके बाद वो 1 पॉइंट कम हो रहा था, फिर और 1 पॉइंट कम हो रहा था, ऐसे करते करते वो 1 पॉइंट कम होता चला जा रहा था। तो जैसे जैसे i बढ़ रहा है वैसे वैसे j की रेंज श्रिंक होती चली जा रही है। जैसे कि यहाँ पे i इक्वल्स टू 1 है, n-1 तक जा रहा है, j की रेंज पहले 4 तक थी, n-1 तक थी, फिर j की रेंज भी कम होकर 3 पे आ गई। i जैसे ही बढ़ गया सेकेंड पास पे आ गया, j की रेंज श्रिंक होकर 2 पे आ गई, i फिर से बढ़ा 3 पे आ गया, j की रेंज कहाँ तक आ गई, 1 तक आ गई। अगर i 4 पे चला जाता, यहाँ पे i 4 पे चला जाता, तो वो तो n-1 के बराबर हो जाता, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि फिर एक ही एलिमेंट बचता हमारा j रेंज के लिए। तो फिर हमारे पास तो कुछ कंपेयर करने के लिए बची गया नहीं j के लिए। तो i इक्वल टू 4 तो फिफ्थ पास के लिए चला जाएगा, जो कि हम कर ही नहीं रहते यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि जैसे जैसे कि मेरा i बढ़ता चला जा रहा है उतनी ही क्वांटिटी से मेरा j छोटा होता जा रहा है। तो आई कैन राइट समथिंग लाइक दिस, j इक्वल्स टू n-1, क्योंकि n-1 तो वो जा ही रहा था स्टार्टिंग में भी, जब i हमारा पास 0 पे था, मतलब कि जो पास नंबर 1 था हमारा, उसमें तो वो 4 तक जा ही रहा था, फिर अगली बार 3 पे आ गया, फिर 2 पे आ गया। तो j की रेंज छोटी हो रही है जैसे जैसे i बढ़ रहा है। तो उतनी ही क्वांटिटी से देखो
बढ़ रहा है। जैसे कि यहाँ पे N5 था 1, जैसे कि मुझे पास नंबर 2 उठाना है, तो पास नंबर 2 उठा लिया मैंने, कितना हुआ ये 3, J इक्वल्स टू 2 हुआ। देखो J इक्वल्स टू 2 तक जा रहा है तब हमारा, क्योंकि हमारा जैसे जैसे पास बढ़ता चला गया हमारी रेंज छोटी होती चली गई। ये हमें कॉमन सा फॉर्मूला मिल गया। तो हमारी जो रेंज है उसके लिए, जो चेकिंग वाली रेंज थी हमारी, उसके लिए मुझे ये फॉर्मूला निकल के आया n-1 माइनस आई फॉर एवरी पास, जो कि i से लेके n-1 तक जा रहा है, i इक्वल्स टू 0 से लेके n-1 तक जा रहा है। उसमें मुझे जो चेकिंग कंपैरिजंस करने हैं उसकी रेंज j इक्वल्स टू 0 से लेके j लेस देन n-1 माइनस आई तक रहेगी, ताकि वो श्रिंक होती रहे विंडो। ठीक है, तो अब हम जल्दी से इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ लेते हैं कि हमने अभी जो भी एल्गोरिथम बनाया है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो पास 1 में हमारा n-1 कंपैरिजन हो रहा है, पास 2 में और छोटा n-2 और रेंज कम हो रही है, पास नंबर 3 में हमारी रेंज और छोटी होगी, n-3 कंपैरिजन हो रहे हैं, पास 4 में n-4 और छोटा हो गया रेंज कंपैरिजन करने का। तो फिर पास n तक जब तक हम जा रहे थे तो n-1 माइनस आई रेंज तक हम पहुँच गए कि बिल्कुल छोटी हो चुकी होगी रेंज। जब लास्ट में हम पहुँचेंगे, जितना ज़्यादा हमारे पासेस बढ़ते जाएंगे उतनी छोटी रेंज हमारी होती चली जाएगी। तो फिर अगर मैंने इन सबका सम कर दिया n-1, n-2, n-3 लास्ट तक, और ये लास्ट पास है, लास्ट पास में कितने हमारे एलिमेंट्स बचते थे, सिर्फ एक एलिमेंट बचता था, तो ये वही बता रहा है कि लास्ट में सिर्फ एक ही एलिमेंट बचा है। तो फिर अगर मैं इसका समेशन करूँगा तो कुछ ऐसा मिलेगा मुझे, n इंटू n-1/2, जो कि अगर हम सिंप्लीफाइड करके लिखेंगे तो n² भी होता है, क्योंकि हमने ये कांस्टेंट पार्ट को इग्नोर कर दिया है। तो इस एल्गोरिथम की जो हमने बनाई है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² हो जाती है। कैसे, क्या प्रूफ है इसका कि फिर से n=5 5 एलिमेंट्स हमारे एरे के अंदर, मैंने वैल्यू पुट करी और मुझे 10 मिला। मतलब कि यार अगर मेरे पास एरे 5 साइज़ की है तो उसके अंदर 10 कंपैरिजन्स होने वाले हैं। तो क्या प्रूफ है इसका, लेट मी शो, हम काउंट करके देखते हैं एक बार। तो इस वाली एरे में हमारे 5 एलिमेंट्स थे 1 2 3 4 5। देखते हैं इसके अंदर 5 कंपैरिजन्स हुए या नहीं हुए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो अभी हमने चेक किया कि इसके अंदर एक्चुअली में 10 कंपैरिजन्स हुए हैं, जैसा कि हमने कैलकुलेट किया था कि बुरे से बुरा जो वर्स्ट केस में हो सकता है कि 10 कंपैरिजन्स इसके अंदर हुए हैं। मतलब कि n² की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वर्स्ट केस में। ज़्यादा से ज़्यादा बुरा कब हो सकता है, जब रिवर्स ऑर्डर में कोई एरे हो, तब एक्चुअली वर्स्ट केस में n² तक इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चली जाती है। एंड जिस एल्गोरिथम को हमने अभी डिराइव किया है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज बबल सॉर्ट। यही बबल सॉर्ट एल्गोरिथम है, एंड इसमें ही तुम्हारा जो हाईएस्ट एलिमेंट होता है वो बबल अप हो जाता है, मतलब कि लास्ट में उठते उठते लास्ट में चला जाता है। तो हमने इसको खुद से डिराइव करके समझाया भी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।